हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं इंटरस्टेलर फिल्म को, जो कि थिएटर में री रिलीज हुई है, वो भी IMAX फॉर्मेट के साथ। जिस तरीके के एक्सपीरियंस को तो अनफॉर्चुनेट रिक्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे इंडिया में 17mm के IMAX थिएटर है ही नहीं। हालांकि मेरा इस फिल्म को लेकर के एक्सपीरियंस थोड़ा अलग इसलिए बन जाता है क्योंकि शुरुआत से ही मैंने नोलन की फिल्मों को, आप कह सकते हो कि जब इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी थी, देखना शुरू कर चुका था। और फिर क्या, वो जब कहते हैं ना कि क्लास जाते वक्त दोस्तों के बीच इस फिल्म के गप्पे शप्पे मारे जा रहे थे, तब जाकर के मैंने क्लास से बंक किया था और सीधे जाकर के इस फिल्म को IMAX वडाला में एक्सपीरियंस किया था कि असल मायने में नोलन ने इस बार, वो कहते हैं ना कि इंसेप्शन के लेवल की फिल्म बनाई भी है या नहीं। हालांकि इस फिल्म को देखने से पहले एक जो बात मेरे दिमाग में थी वो यही थी कि 2001 स्पेस ओडिसी स्टैनली कोबी की तरफ से एक ऐसी मास्टरपीस फिल्म बना करके दी गई है जिसे आज तक सरपास दूसरी स्पेस फिल्म कर ही नहीं पाई है। यानी एक हिसाब से नोलन की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि ये फिल्म ऑडियंस को एग्जैक्ट उसी तरीके का एक्सपीरियंस आज की तारीख में यानी कि साल 2014 के आसपास दे। लेकिन खैर, री रिलीज में सिचुएशन बदलती है, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस फिल्म को थिएटर में एक्सपीरियंस नहीं किया है। जबकि मेरी बात अलग इसलिए बन जाती है क्योंकि मैंने इस फिल्म को IMAX में उस टाइम पर जब रिलीज हुई थी 2 बार देखा था। इसलिए इस फिल्म के एक्सपीरियंस को लेकर के जो चीजें मैंने फील की थी वही आपके साथ बताते हुए, छोटे मोटे स्पॉइलर वाली चीजें भी होगी उन्हें भी डिस्कस कर लूंगा। लेकिन अब उन सब पर बात करने से पहले आ जाते हैं कहानी पर, जो कहानी एक्चुअल में 2067 के आसपास ईयर में फोकस करती है, जहाँ पर दुनिया खत्म हो रही है। रीजन है खाने की कमी, जिन सब का अर्थ पर लास्ट सोर्स बचे हैं भुट्टे, जिसे खा करके फिलहाल तो इंसान सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन और ज्यादा वर्स होगी उससे पहले कुछ सोल्यूशन भी ढूंढ करके निकालना है, और इन सब में फिल्म का लीड कैरेक्टर यानी कि कूपर निकल कर आएगा, जो इस काम को सिर्फ अपनी, वो कहते हैं ना कि परिवार को बचाने के लिए करेगा। और फिर क्या, इस जर्नी में प्रोफेसर ब्रांड के साथ मिलकर के एक प्लान तैयार किया जाता है, जिस प्लान में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस वर्म होल की मदद से दूसरा अच्छा सेफ प्लेनेट ढूंढना है। यानी स्पेस के इस एडवेंचर में ये फिल्म आपसे ये नहीं कहती कि दिमाग को घर पर रख के आना, बल्कि आपको इस फिल्म को देखने के लिए दिमाग साथ लेकर जाना होगा। और हाँ, थोड़े बहुत एक्सपर्ट्स भी, क्योंकि इस फिल्म को लेकर के यही कहा जाता है कि फिजिक्स पर इस फिल्म ने अच्छी खासी अचीवमेंट हासिल करते हुए कई सारी, वो जो कहते हैं ना कि पॉसिबिलिटी को भी अचीव किया था, जिनमें खास करके ब्लैक होल, जो उस टाइम पर पिक्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी, फिर भी साइंटिस्ट की टीम को मिला करके वो जो मैथमेटिक्स के इक्वेशन निकाल करके जो परिणाम तैयार किया गया था ब्लैक होल का, उस पर तो एक अलग डेडिकेटेड वाली वीडियो बन सकती है। लेकिन खैर, उन सब पर ना जाते हुए आप फिल्म को एक्सपीरियंस करोगे तो आप ये चीज फील करोगे कि साल 2014 में ये फिल्म अपने टाइम से कितने आगे बनाई गई थी, क्योंकि नोलन की सोच ही कुछ वैसी थी, जिसका आइडिया भी मुझे लगता है कि उन्होंने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को कुछ इसी तरीके से पिच किया होगा कि भाई वो एक केओस क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर कहूँ स्पेस ओडिसी जैसी फिल्म जिसे वो वार्नर ब्रदर्स को गिफ्ट में देंगे। बाकी नोलन के तो डाई हार्ड फैन है ही, जो कि नोलन की हर एक फिल्म को एक ऐसा धर्म बना करके बैठ जाते हैं कि मानो उन सब फिल्मों से ऊपर बाकी दूसरी कोई फिल्में आती ही नहीं है। और हाँ, मैं कह सकता हूँ कि इस फिल्म को भी लेकर के धारणा कुछ उसी तरीके की बनाई गई है, जहाँ ये फिल्म उन लोगों के लिए 10 on 10 वाला स्कोर डिजर्व करती है। लेकिन हर एक फिल्म परफेक्ट नहीं होती है, तो ये भी कुछ उसी पार्ट में रिलाई करती है, जिस पर मैं थोड़ा इधर उधर भटक गया क्योंकि कहानी की बात हो रही थी। तो अब उस पर खींच कर आऊं तो बात हो रही थी कूपर के कैरेक्टर की, जिसकी इस जर्नी में उसका साथ एक शायद तार नाम का रोबोट देता है, और इसके अलावा एनी हैथवे की कैरेक्टर भी, जिस कैरेक्टर को शुरुआत में तो अच्छी तरीके से बिल्ड कर दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद उस कैरेक्टर को लेकर के जो कुछ भी होता है वो थोड़ा सा ऑफ बीट हो जाता है, जिस पर तो इंट्रो के बाद ही बात की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच क्या ये ऑलमोस्ट 3 घंटे की फिल्म आपको थिएटर में बिठाने में पूरी तरीके से कामयाब होती भी है या नहीं? चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने कहा थोड़े बहुत स्पॉइलर के सेक्शन भी होंगे, जो कि अब इतने साल हो गए हैं तो देना बनते भी है। और इसी के साथ साथ एक छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात करूँ कि इस काफी अमेजिंग सी, या फिर कहूँ वो कहते हैं ना कि दिमाग में सोची गई फिल्म को अच्छे खासे बजट के साथ तो बनाया ही गया है, लेकिन इन सब के बीच नोलन की एक कसम VFX को लेकर के बहुत ज्यादा हार्श होती है कि वो अपनी फिल्म में रियलिटी काफी ज्यादा रखते हैं। और उसी के चलते इस फिल्म के स्पेस के ऐसे एडवेंचर को, जो कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया जाए तो और भी काफी ज्यादा बेटर बनती है। ग्रेविटी इसका एक काफी प्राइम एग्जाम्पल है, जो की भाई माइंड ब्लोइंग सी फिल्म थी, वो भी IMAX एक्सपीरियंस वाली। तो वही इस फिल्म के आई थिंक 850 के आसपास के VFX शॉट्स ही है, जो कि अगेन नोलन की डेडिकेशन ही दिखाते हैं कि उनका काम अपने प्रोजेक्ट को लेकर के कितना ज्यादा परफेक्ट होता है। इसके अलावा साइंटिस्ट इन सब के साथ में बैठ करके इस फिल्म की, वो कहते हैं ना, कई सारी थियरीज और पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया जाता था कि अगर स्पेस में कोई ट्रैवल करने के लिए निकला है तो उसमें वार्म होल, स्पेस ट्रैवलर, इसके अलावा ब्लैक होल से रिलेटेड चीजें किस तरीके से काफी ज्यादा रियल रखकर हो, उन्हीं सब पर तो फिल्म का ज्यादातर तो फोकस होता है। इसलिए फिल्म आपको हर एक डायलॉग्स के माध्यम से भी, हालांकि फिल्म में सबटाइटल की आपको काफी ज्यादा आवश्यकता लगती है, खास करके
करके मैथ्यू मैककॉनॉगी पोर्शन में, जो कि अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इसके अलावा फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएगी अगर थोड़ी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो तो। जिसके अलावा भी इस फिल्म के प्रोडक्शन पर मैं क्या ही बात करूँ, क्योंकि नोलन का जहाँ पर नाम निकल कर आता है तो परफेक्शनेस वाली जो चीजें होती है वो अपने हर एक डिपार्टमेंट में लेकर चलते हैं, जिनमें खास करके फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी भाई 10/10 वाला स्कोर उसमें बिल्कुल हंसते खेलते ले जाती है। बाकी थियरीज पर भी बहुत अच्छी खासी रिसर्च कर इस फिल्म को अगेन उस मामले में भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट बनाने की कोशिश जो की गई थी उसमें भी नोलन कामयाब हो जाते हैं। तो वहीं हांस जिमर का फिल्म का यूज किया गया भाई साहब ये बीजीएम डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हंट करता है, खास करके वो डॉकिंग और वो टिकिंग वाला जो मोमेंट है। सोचो सिर्फ नाम लेने से ही आपके दिमाग में वो चीजें ऑटोमेटिक घूमना शुरू हो जाती है, जो कि अगेन नोलन की परफेक्शनेस ही बताती है कि वो उन सारे ही सीन को लेकर के किस तरीके की प्रिपरेशन कर बैठे थे। बाकी टाइम डायलेशन को लेकर के वो जो एज गैप वाला भी फैक्टर है, हाँ कूपर और उसकी बेटी के बीच, उन सब पर भी टिकिंग प्लेनेट पर बोल करके आपको डिटेल प्रोवाइड की जाती है, जो चीज अगर आपने जरा सा भी सुनने में इधर उधर कर दी तो फिर वो कहते हैं ना कि वो टिकिंग वाला माहौल आपके लिए पूरी तरीके से रून हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक टिक का मतलब एक दिन होता है और शायद 1 घंटे ऑलमोस्ट 7 साल के बराबर होते हैं। ऐसे में उस टिक को काउंट करने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है, जिससे कि आप खुद अनुमान लगाओ कि नोलन ने असल मायने में आपके लिए किस तरीके का होमवर्क करके रखा है। बाकी फिल्म की फोटो, कलर करेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, इन सब की तो अगेन कहूंगा बात ही नहीं करूँ तो वही ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगेन परफेक्शनेस जो ये फिल्म चीख चीख करके आपको बताती है। बाकी नोलन की कहानी की चॉइस में वो जो लव वाला पावर है उन सब पर भी वो बहुत अच्छी खासी पकड़ रखते हुए बाप बेटी के बीच की बॉन्डिंग को बहुत अच्छा खासा टाइम दे देते हैं, जिसके चलते अंत में जाकर के थोड़ी चीजें इधर उधर हो गई थी और कहीं ना कहीं इस फिल्म की लेंथ भी, जो कि डिसअपॉइंटमेंट वाली कैटेगरी में आती है, लेकिन उस लेवल की नहीं, लेकिन फिर भी जब ऑनेस्ट रिव्यू कर रहा हूँ तो उन चीजों को भी हाईलाइट करना बनता है, क्योंकि जिस हिसाब से ये फिल्म हमारे सामने कई सारे जो क्वेश्चंस को रेज कर देती है, तो फिर लास्ट की वो चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं उसकी बेटी के मीटअप वाले मोमेंट में उसे रून करने में पूरी तरीके से कामयाब हो जाती है मेरी नजर में। इसके अलावा वो गोस्ट वाली जो बात थी, हाँ फिल्म की शुरुआत में ही निकल कर आती है, वो तो जब मैं थिएटर में बैठा था तभी गेस कर लिया था कि भाई असल मायने में ये फिल्म हमें क्या हिंट दे रही है। लेकिन उस टाइम पर मेरा दिमाग इतना ज्यादा नहीं चलता था कि मैं ब्लैक होल, वर्म होल, इन सारी चीजों को लेकर के अपना खुद का कैलकुलेशन करके थिएटर में बैठ जाऊं, क्योंकि मैं बस फिल्म को फिल्म के हिसाब से ही देखने गया था, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस जरा सा भी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बाकी मेरे दोस्तों का हाल तो इस फिल्म को देख करके वो बोलते हैं ना कि रियल सिनेमा वाला निकल कर आया था, जो कि हाँ मेरी नजर में भी ये फिल्म है, लेकिन फिर भी अगर पॉइंट वाली बात की जाए तो भाई वो गड़बड़ आपको फिल्म के प्लॉट में ही देखने के लिए मिलती है, जिसे एक शायद किसी अच्छे क्रिएटर ने भी कोट किया था, लेकिन मैं भी कोट करके बताऊंगा, जो कि ऑब्वियसली उनकी फसलों से ही रिलेटेड है कि भाई उसका रिजल्ट किसी भी बायोलॉजिस्ट के पास नहीं है जो इजीली इस चीज पर अच्छी खासी रिसर्च कर कहीं ना कहीं फिल्म में चल रहे मिशन के अच्छे खासे पैसे भी बचा सकते हैं। और इसके अलावा जो वर्म होल वाले ट्रेवल है, हाँ जिस पर फिल्म का पूरा बेस टिका हुआ है कि उन्हें दूसरे प्लैनेट पर शिफ्ट करना है, वो बहुत ज्यादा रिस्की भी है और इसके अलावा इम्पॉसिबल भी है, लेकिन फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इस छोटे से प्लॉट पर पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन खैर जो भी हो, फिल्म बस अपने काफी बड़े से स्केल और एक्टिंग के ही बलबूते पर इसे कहीं ना कहीं एक शानदार फिल्म की लिस्ट में ला करके तो रखती ही है। लेकिन फिर भी स्पेस ओडिसी मेरी लिस्ट में टॉप पर ही रहेगी, जिसमें मैं अपनी टॉप स्पेस वाली वो जो कहते हैं ना कि फिल्मों की लिस्ट में 4th पोजीशन पर रखता हूँ। बाकी फिल्मों पर फिर कभी बात की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टेलर की ही। और अब जबकि मैथ्यू मैककॉनॉगी यानी कि एक्टर का नाम ले ही लिया है तो उन पर बात की जाए। हालांकि उनका करियर फिलहाल तो अभी बहुत ही ज्यादा बेकार चल रहा है, लेकिन खैर उस टाइम पर जब वो फिल्में करते थे तो लोग उनसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें रखते थे कि वो डेफिनेटली अपने कंटेंट से हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगी, और ये फिल्म भी एग्जैक्ट उसी कैटेगरी में जाते हुए सिर्फ उन्हीं के बलबूते पर अपनी काफी अच्छी खासी सी जर्नी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करवाने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि बाप बेटी की भाई साहब रिलेशनशिप और अंत में मैथ्यू मैककॉनॉगी के कैरेक्टर को भाई वो जो अंदर से दर्द और पीड़ा निकल कर आती है कि भाई दुनिया जमाने से मैंने स्पेस में जाकर के लड़ लिया ताकि मैं घर पर अपनी बेटी के पास पहुंच पाऊं, लेकिन बेटे वाले पार्ट में थोड़ी सी सैडनेस थी, जिस पर राइटर को अपनी वो कहते हैं ना कि राइटिंग का थोड़ा और प्रदर्शन दिखाते हुए डेवलपमेंट तो दिखानी चाहिए थी। लेकिन खैर उसे छोड़ फिल्म के बाकी दूसरे सभी कैरेक्टर्स की बात करूँ तो एक जो विलन वाले कैरेक्टर का आर्क निकल कर आता है वो ठंडे वाले प्लैनेट पर जाने का, जिसके बाद वो डॉकिंग वाली इंसिडेंट्स भी होता है, तो भाई उस शेड को देख करके बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन उस डिसीजन को नहीं जो कि वो लोग उस टाइम पर अलग अलग प्लैनेट पर जाकर के लेते हैं। क्योंकि इन सब में एनी हेडवे का कैरेक्टर भाई यार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, ना ही उस कैरेक्टर से मैं खुद को कनेक्ट कर पा रहा था, जिसमें कहीं ना कहीं वो मुझे मिसकास्ट भी लगी थी। लेकिन समहाउ नोलन की फिल्म में वो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा हाइड आउट तो हो जाती है कि मैं उन्हें एज अ कैरेक्टर उस रोल में थोड़ा बहुत इमेजिन कर पाता हूँ, लेकिन उससे हटकर मैं उनकी बाकी दूसरी जितनी भी फिल्में देखूं तो वो मुझे एज एन एक्ट्रेस भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर भी एग्जैक्ट उनका वो माहौल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बना ही रहता है, जिसके चलते उनका ही कैरेक्टर इस पूरी फिल्म में मुझे बहुत ज्यादा फीका लगा। और भाई अंत में वो डिसीजन क्यों था, खैर वो तो मेकर्स की ही चॉइस होगी, जिससे हट करके बाकी दूसरे कैरेक्टर्स का भी आप पर इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं पड़ता। लेकिन हाँ वो भाई रोबोट, जिसे शायद से लीगो के सेट को देख करके नोलन ने अपने दिमाग में डाला होगा कि भाई मैं भी अपनी फिल्म में ऐसी काफी अतरंगी सी चीज
चीज दिखाऊंगा और वो चीज लिटरली वर्क भी करती है। लेकिन अंत में कूपर का वो डिसीजन नहीं, क्योंकि वहां से फिल्म अपनी चाम नजदीक हो जाती है और कहीं ना कहीं हम ऑडियंस को भटका भी देती है, क्योंकि जिस मिशन पर इस फिल्म की पूरी भागदौड़ बंधी हुई थी उससे तो बेटी ने अपना मुंह मोड़ लिया था, जिससे बाद में रियलाइज होता है कि उसके पिता ने जो डिसीजन टाइम पर लिया था वो कितना ज्यादा सही था। लेकिन अंत में वो चीज यार वो बार बार खटकती है, जो कि डेफिनेटली अब आप भी फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बाप बेटी की जब वो मुलाकात होगी तो उन सबके बीच की कन्वर्जेशन के बाद बेटी का रिएक्शन जल्द ही अपनी फैमिली वाला कैसे निकल कर आ जाता है, जबकि बाप ने भाई दुनिया जमाने से लड़ करके कुछ चीजें कर दिखाई थी। जिसके बाद एडम एंड ईव वाले कॉन्सेप्ट पर ये फिल्म बस हमारे ही दिमाग को खोलने के लिए कहती है कि आप जाओ बैठो और खुद की एक पूरी फिल्म अपने दिमाग में बनाओ कि असल मायने में नोलन ने आपको दिखाया क्या है। और यही मेरी डिसअपॉइंटमेंट है, जो कि मैं नहीं चाहता कि नोलन हर बार जबरदस्ती की अपनी फिल्म में लोगों को पुश कर दिखाए, क्योंकि इस फिल्म में उन चीजों की जरूरत थी ही नहीं, लेकिन फिर भी इस फिल्म में जबरदस्ती की वो चीजें डालकर कहीं ना कहीं वो ऑडियंस को ही कंफ्यूज वाली कैटेगरी, जिसके बाद वो सिनेमा लेवल वाली चीजें भी निकल कर आ जाती है उन लोगों के लिए जिनसे मैं खुद को कोसों दूर रखता हूँ। बाकी इससे हटकर फिल्म को अगर रेटिंग वाइज बांट करके थोड़ी और बातचीत कर ली जाए तो एक्शन के लिए इस फिल्म में जिस तरीके का टेंशन और माहौल बिल्ड किया गया है, नो डाउट की एक एडवेंचर स्पेस वाली जो साइफाई को ध्यान में रखकर चलने वाली फिल्म है, तो उस हिसाब से एक्शन मेरी नजर में इस फिल्म के लिए 5 में से 3 स्टार के बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो वहीं बात की जाए कॉमेडी की तो उसे 5 में से आधा स्टार में दे सकता हूँ। जिसके बाद आ जाए ड्रामा पर तो कॉन्सेप्ट पर जैसे कि मैंने कहा अच्छी खासी रिसर्च, काफी परफेक्ट प्रोडक्शन की क्वालिटी ड्रामा के हिसाब से इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार दिलाती है। तो वहीं फिल्म के सस्पेंस की बात करें तो फिल्म का सस्पेंस उन थियरीज को लेकर के काफी ज्यादा क्रेजी हो जाता है, जिस हिसाब से सस्पेंस मेरी नजर में इस फिल्म के लिए बनेगा 5 में से 3 स्टार का। बाकी स्टोरी वाले पार्ट में वो गोस्ट वाली चीजें जो अभी मैंने आपको बताई तो वो मेरे लिए वर्क नहीं कर पाई थी, जिस हिसाब से सस्पेंस की रेटिंग बिल्कुल ठीक है। और फिर बात की जाए फिल्म के हॉरर और थ्रिल की तो फिल्म स्पेस के उस एडवेंचर में थ्रिल का माहौल जो बना करके देती है, हालांकि हॉरर है नहीं, तो उस हिसाब से थ्रिल की रेटिंग अच्छे थिएटर में अगर जा करके देखोगे तो भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस बनेगा, उस हिसाब से 5 में से 4 स्टार बनेगी। तो वहीं अब मास ऑडियंस की बात की जाए तो अगर हिंदी में फिल्म रिलीज हुई है और मास ऑडियंस थिएटर में जाकर के देख रही है तो उन्हें ये फिल्म हो सकता है कि B+ की कैटेगरी की लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पेस के चलते उन्हें फिल्म बीच में थोड़ा बोर भी करेगी। और फिर बात की जाए क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स की तरफ से भी इस फिल्म को स्टोरी के हिसाब से अच्छा खासा ही प्रेस किया गया था, जिस हिसाब से उनकी नजर में ये फिल्म एक ही कैटेगरी की बनती है। तो वहीं उनसे अपनी भी सहमति बनाते हुए मैं भी इस फिल्म को एक ही कैटेगरी में रखूंगा, यानी ये फिल्म A+ का स्कोर तो नहीं ले पाती, बट फिर भी एक ही कैटेगरी एक बहुत ही तगड़ी सी कैटेगरी है। जिन सब पर अब मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा, क्योंकि अब फिर क्या वक्त बनता है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.